आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज तवील अरसे के बाद लाहौर में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या हुआ है। दहशतगर्दों ने शहर के रिहायशी इलाके जौहर टाउन में कार बम धमाका किया, जिससे पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए और 21 के करीब जख्मी हुए हैं। धमाके के लिए माहिरीन कहते हैं कि 15 से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जो कि कार में नस्ब करके वहां रख दिया गया था। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के खच्चे उड़ गए और तकरीबन 3 फीट गहरा और 7 फीट चौड़ा गड़ा पड़ गया। धमाके में नुकसान ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा ज़ख्मी हों, इसलिए इसमें बारूदी मवाद के साथ बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए, जिससे ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ। धमाके से करीब जिस जगह पे जिस इलाके में हुआ, वहाँ पर कई घरों को और वहाँ पे पास खड़ी हुई गाड़ियों और मोटरसाइकिल को नुकसान भी पहुँचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके की जगह एक कार आके खड़ी हुई थी, जिसके बाद ये ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। बज़ाहिर दहशतगर्दी का मकसद इस शहर में और पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में धमाका करने का मकसद ये था कि किसी तरह से खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा की जाए और मुल्क में जो एक अमन की फ़ज़ा है, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, उसको डिस्टर्ब किया जाए। मीडिया से आज इस धमाके के बाद गुफ्तगू में IG पंजाब इनाम गनी का कहना था कि धमाका मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाई है। दहशतगर्दों का हदफ हाई वैल्यू टारगेट के घर के करीब तैनात पुलिस एहलकार थे। इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नजर आता है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए था। यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। इस मुल्क में सबसे ज्यादा जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है। ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का या उन मुल्कों का काम होता है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। साफ लगता है कि ये जो दहशतगर्दी है गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज की पुष्पनाही के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वाक़े के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया में ये खबरें नशर होनी शुरू हो गई कि दरअसल लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज़ सईद के घर को निशाना बनाया गया है, जो कि बात किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि हाफिज़ सईद साहब तो पिछले कई महीनों से गिरफ़्तार हैं और इस इलाके में कभी वो रहे भी नहीं है। इतने तवील अरसे से उनका वहाँ कोई क़याम नहीं है, सिर्फ रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया और इसके ज़रिए उसके फ़ौरन बाद ही भारतीय मीडिया में ये खबरें नशर करवा दी गई, जिससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। इससे कबल लाहौर में दहशतगर्दी का वाक़या 2019 में हुआ था, मई के महीने में, जब दाता दरबार के बाहर खुदकुश धमाके में एलिट फोर्स के 4 एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद और 28 ज़ख्मी हो गए थे। आज की दहशतगर्दी के इस वाक़े पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा, जो कि इस वक्त जौहर टाउन में मौजूद है, वो इलाका जहाँ पर ये हादसा हुआ है। हसन रज़ा, पहले तो ये बताइएगा कि कुछ कोई CCTV फुटेज वगैरह मिली है जिससे कि ये अंदाज़ा हो कि ये एक तो ये गाड़ी कब आके यहाँ पे खड़ी की गई और क्या इसके अंदर ड्राइवर मौजूद था कि ये खुद कुछ धमाका था, या ये कि बाकायदा ये बॉम्ब प्लांट करके गाड़ी को यहाँ खड़ा किया गया और फिर किसी डिवाइस से उसको एक्सप्लोजन किया गया? देखिए कामरान साहब, जो सिक्योरिटी अदारे हैं, पंजाब हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे जो बातचीत की गई उनके मुताबिक जो अब तक की तहकीकात की गई हैं और जो CCTV से उनको मालूमात हासिल की गई हैं कि 2 दिन पहले से एक ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो इस इलाके में फिरती रही है और जो सिर्फ किनार रोड से जौहर टाउन के इलाके में जो है वो गश्त करती रही और देखती रही कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी की जा सकती है। और आज सुबह जो गाड़ी जो है वो लाहौर के में एंटर हुई और एंटर होने के बाद यहाँ पर रक्षा भी खड़ा था। ये जो लेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गली कहलाती है पूरे जौहर टाउन के इलाके की। इस गली में भी जो है वो 3 दफ़ा ब्लैक कार जो है वो यहाँ से गुजरी और फिर जो है ग्राउंड से थोड़ा सा आगे जाके वो खड़ी कर दी गई और जो ड्राइवर है बताया जाता है वो जो क्योंकि ब्लैक कलर की गाड़ी थी वो जो गाड़ी खड़ी करके वो खुद जो है वो मफरूर हो गया। और अब तक की कुछ मालूमात जो इन्वेस्टिगेशन की गई जो अदारों की जानिब से जो मेरे तक मौसूल हुई हैं, एक फेक जो है वो नंबर प्लेट लगाई गई थी जिसका नंबर था LEB 9928 जो कि ज़फ़रुल्लाह खान के नाम पर थी और मालिक लाहौर का था और 2010 में जो है वो उसका मॉडल बताया जाता है। जबकि असल जो गाड़ी थी
जो कि इंजन से और बाकी चीज़ों से जो इंटेलिजेंस अदारों की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसका जो रिकॉर्ड हमारे तक पहुंचा है, उसका मुताबिक रजिस्ट्रेशन नंबर LEF 144788 गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर था, मॉडल 2014 था और इंजन नंबर Z109406 है और ऑनर ने मोहम्मद इस्माइल जो है वो एक्साइज में ये रजिस्ट्रेशन थी ओरिजिनल गाड़ी, क्योंकि फेक नंबर प्लेट लगा के यहाँ पे ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी की गई थी और इसके साथ साथ जो है स्टेटस जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी गाड़ी दूसरे के नाम पे और करोला और टोयोटा करोला था, ब्लैक कलर की गाड़ी थी। ओरिजिनल जो है वो एक्साइज में ये डाटा था जो कि फेक गाड़ी नंबर लगा के यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी और उसके साथ साथ जो इंजन नंबर था वो मैं आपको बताता चलूं। मगर ये बताइए हसन रज़ा कि क्या ये तहकीकात से क्या बात साबित हुई कि जो ये आखिरी ओनर था ये फिर वहाँ से ये गाड़ी इस्तेमाल हुई है, कहीं ये गाड़ी चोरी की, इसकी तो इत्तला नहीं है कि ये गाड़ी चोरी की गई या ये बाकायदा ख़रीद के इसको इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिए? देखें, इस हवाले से भी तहकीकात कर रहे हैं। मैंने भी एक्साइज हुकाम से भी और बाकी जो अदारे हैं दीगर इंटेलिजेंस के भी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस से जो बात की गई उनसे जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक अभी तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल मालिक है वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं था, उसकी तो लोकेशन जो उनके मोबाइल से या दीगर चीज़ों से जो हासिल की गई है वो तो कुछ और बताते हैं। और अब तक की मालूमात के मुताबिक 7 जो है अफराद को जो कंबाइंड जो है ऑपरेशन भी किया जा रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसके मुताबिक 7 इंतहाई मशकूक अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनसे नामालूम जगह पर मुंतकिल करके उनसे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, क्योंकि 2 दिन पहले भी यह गाड़ी जो ये घूमती रही और आज यही गाड़ी का जो है इस्तेमाल किया गया और उससे पहले भी ये गाड़ी जो कि ये रेकी कर रही थी पिछले 2-3 दिन से और फिर ये आपने बताया कि इस गली के अंदर भी गुजरी, तो ये वही गाड़ी है जो यहाँ पे खड़ी की गई और फिर इसमें एक्सप्लोजन हुआ, ये सेम गाड़ियां हैं सब? ये वही गाड़ी थी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वही गाड़ी थी जिसमें 30 किलो मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया था और इसके अंदर जो है वो RDX डिवाइस भी इस्तेमाल की गई थी और ये प्लांटेड जो है वो, क्योंकि यही जो ज़िम्मेदारान है जो तहकीकात कर रहे हैं उन्हीं से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए प्लांटेड था, ये इसने कहीं और जगह जाके जो है वो ब्लास्ट होना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ ही अगर यहाँ पर मौजूद हूँ, ये साथ ही थोड़ा सा जाए तो वहाँ पर नाका लगाया गया था, वहाँ पर सिविल कपड़ों में भी मलबूस जो है इंटेलिजेंस के अफराद मौजूद थे, पंजाब पुलिस के भी कांस्टेबल भी एक मौजूद था, जो एक जख्मी भी हुआ है। शायद उनकी वजह से देख के जो ब्लास्ट जिसने करनी थी गाड़ी, वो शायद घबरा गया और गाड़ी पीछे खड़ी करके वो भाग गया और कुछ ही देर बाद 11:07 पर ये ब्लास्ट हुआ है। और लाहौर की अगर बात की जाए तो अब तक की मालूमात के मुताबिक 43% CCTV कैमरे ख़राब हैं और यहाँ पे बहुत सारी जो है वो पुलिस भी एक्टिव दिखाई देती है, मोटरसाइकिलों पे भी फोर्स फिरती है, गाड़ियाँ भी इनको नहीं लेके दी, वो भी एक्टिव दिखाई देती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो 2 दिन पहले भी यहाँ फिरती रही, आज फिर वो यहाँ पर आई, क्योंकि जब गाड़ी में ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, ड्राइविंग करते वक्त भी बहुत कंफ्यूज होता है और ड्राइविंग वो जो गाड़ी है अगर एक ही इलाके में 2 से 3 दफ़ा जाए, या तो वो रिहायशी की होती है या फिर वो किसी टास्क पर होती है, ये इनको सिखाया जाता है जब जो इन्वेस्टिगेशन वाले ऑपरेशन विंग वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, हमारे साथ जौहर टाउन में उस इलाके में मौजूद थे जहाँ पर ये आज दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे नून लीग के लिए एक और अच्छी खबर आ जाई है लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब की आज ज़मानत हो गई। तकरीबन 6 माह वो नैब की क़ैद में रहे और आज उनको ज़मानत पर रिहा करते हुए अदालत ने नैब की तहक़ीक़ात के हवाले से बहुत ही अपने सीरियस रिजर्वेशंस का भी इज़हार किया, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस सब की बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से एक और इत्मीनान की खबर आई। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को 6 माह कैद के बाद आज ज़मानत मिल गई है। उन्हें पिछले साल दिसंबर में नैब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब इल्ज़ामात पर भी आज अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अदालत का कहना था कि बादियो नज़र में नैब जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके सबूत पेश नहीं कर रहा। अदालत ने करार दिया कि नैब की दस्तावेज़ात में फ़र्क है जो जाहिर करता है कि नैब के अफसर काम नहीं करते बल्कि ऑफिस में बैठे रहते हैं। आज दौरान समाअत नैब के वकील ने बताया कि दुबई से पैसा ख्वाजा आसिफ के पास आया, उसकी मनी ट्रेल नहीं दी गई, उन्हें तनख्वाह की मद में पैसा मिला या उनकी कोई पार्टनरशिप थी, ये भी नैब को नहीं बताया गया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि उनका अकामा वो अदालत में पेश कर रहे हैं और कहा कि ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी से 2003 से 2018 के दरमियान तनख्वाह की मद में 8 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए,
जिस पर नैब के वकील ने कहा ये मालूमात नैब ख्वाजा आसिफ से मांगता रहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने फराहम नहीं की। इस पर जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि थोड़ी आंखें खोलें, ख्वाजा आसिफ के अकाबे में ये सब कुछ लिखा हुआ है, दस्तावेजात में सब दर्ज है। अदालत ने सवाल किया कि क्या आप अकामे को मानते हैं लेकिन उसकी शराइत को नहीं मानते, जिस पर नैब वकील ने कहा कि हम तो अकामे को भी नहीं मानते, ये कहीं से भी तस्दीक शुदा नहीं है। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने अकामे की तस्दीक करा ली है। दलाइल के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। जिस रात ख्वाजा आसिफ को नैब ने गिरफ्तार किया था, उसी रात हमारे शो में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ामात के बारे में बताया था। एक और अहम हाई प्रोफाइल नैब केस के अंदर ज़मानत हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर चोटी के रहनुमाओं में अब कोई रहनुमा इस वक्त गिरफ्तारी में नहीं है। ये काफ़ी तवील अरसे के बाद ये कैफियत देखने को मिल रही है। आज जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ज़मानत और उस पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। माहिर आईन व क़ानून हैं जनाब बैरिस्टर साद रसूल हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि न सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की आज लाहौर हाई कोर्ट ने बिला झिझक ज़मानत मंजूर की, बल्कि उसके साथ जो नैब के इल्ज़ामात हैं उस हवाले से भी जज साहिबा के और बेंच के काफ़ी सीरियस रिमार्क्स भी सामने आए। अपेरेंटली ये लगा कि जैसे कि नैब को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो सोर्स ऑफ वेल्थ है ख्वाजा आसिफ साहब की जो बाहर से आई है, वो दरअसल उनकी सैलरी थी जो कि उनको मिल रही थी, और नैब ने उनको नाजायज़ असासों के तौर पे पेश किया। तो ये काफ़ी एक ऐसा केस लग रहा है, क्योंकि इसमें रिमार्क्स भी हैं जज साहिबा के कि नैब अपना काम नहीं करती। कुछ एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन लगती है नैब के लिए। बिल्कुल खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। बल्कि अनफॉर्चुनेटली अगर इसको थोड़े से लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, अगर इसको पिछले 2-3 साल के प्रोग्रेस के अंदर देखें, तो ये पहला फैसला नहीं है जिसके के अंदर नैब के बारे में इस तरह की अदालत की ऑब्जर्वेशंस आई। अब से पहले लाहौर की हाई कोर्ट भी, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट भी, और सबसे शायद नैब के लिए जो बुरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मुख्तलिफ मुकदमों के अंदर बात कर चुकी है कि नैब एलिगेशंस तो लगा लेता है, लोगों को अरेस्ट भी कर लेता है, लेकिन जब उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की बारी आती है और उसको अदालत में प्रोसिक्यूशन के थ्रू डिफेंड करने की बारी आती है या उसको प्रूव करने की बारी आती है, तो हमने देखा कि बहुत से केसेस के अंदर नैब की कार्रवाई जो PID की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उससे बिल्कुल मुतरादिफ थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड नज़र आई। तो ये भी उसी चेन की एक नेक्स्ट कड़ी है जो कि हमें ख्वाजा आसिफ साहब के केस के अंदर देखने को आज मिली। थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट जैसे कि आपने निशानदेही की जहन में रखनी ज़रूरी है कि अभी अदालत ने आज बेल ग्रांट की है और साथ ही साथ एक शॉर्ट ऑर्डर पास किया। उस शॉर्ट ऑर्डर में लिखा है कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, यानी कि उन वजूहात की बिना पर जो हम बाद में तफसीली तौर पे बताएंगे, हम बेल ग्रांट कर रहे हैं। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमें जज साहिबान की आज नज़र आई, जज साहिबा की और डिवीज़न बेंच के दूसरे मेंबर की, वो अभी तक वर्बल या ज़बानी कमेंट्स हैं। जब ये ट्रांसलेट होंगे रिटन तफसीली ऑर्डर के अंदर कि क्या वजूहात थी जहाँ जहाँ पे नैब ने इस केस के अंदर अपना मुकदमा साबित नहीं किया या अपने मुकदमे को वो प्राइमा फेशिया साबित करने में कामयाब नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद इस पर थोड़ी सी तफसील आ सकेगी, लेकिन ये नैब की प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई अच्छा इंदिया नहीं है। और ये पिछले हम कई महीनों से देख रहे हैं कि नैब के हवाले से ख़ास तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट के, आपने भी इसका सराहतन जिक्र किया कि जो नैब के मामलात लाहौर हाई कोर्ट पे जाते हैं और ज़ाहिर है कि वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उस पर नैब को काफ़ी सुख्ती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अदालत आलिया की मुसलसल हम हर मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर देख रहे हैं कि बहुत ही सख्त उनकी जो है वो तशवीश भी और उनके रिजर्वेशंस भी नज़र आते हैं। जी खान साहब, नैब के पर्सपेक्टिव में दो मुख्तलिफ तरीके हैं जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है या उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलता है या कोई इन्वेस्टिगेशन होती है। तो हमने देखा कि कुछ लोग तो वो हैं जो कि एक प्ली बार्गेन कर लेते हैं, जिसमें अमूमन सियासी शख्सियात नहीं होती, आम लोग जो कि दीगर कोई सरकारी अफसरान या कोई दीगर लोग होते हैं, वो तो एक प्ली बार्गेन कर लेते हैं कि जी हमें हमारे खिलाफ केस मुकदमा बंद कर दें और हम हमारे खिलाफ इतनी एलिगेशन है, हम इतने पैसे वापस रिटर्न कर देते हैं।
उस हद तक, प्ली बार्गेन की हद तक तो हमने देखा कि नैब की अपनी रिपोर्ट्स भी, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि कुछ पैसे रिकवर हुए। लेकिन जो लोग भी प्ली बार्गेन नहीं करते और मुकदमा ट्रायल में चला जाता है या अदालत में चला जाता है और नैब को हमारे कवानीन के मुताबिक, एविडेंस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक केस को प्रूव करना पड़ता है, ख़ासतौर पे सियासी पर्सनालिटीज़ के ख़िलाफ़, तो हमने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत से केसेस के अंदर नैब को सुबकी का सामना करना पड़ा। और इसमें दो बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि नैब की इन्वेस्टिगेशन, इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि नैब की इन्वेस्टिगेशन शायद उस लेवल के ऊपर नहीं आई जो कि हमारे एविडेंस के कानून के अंदर, यानी कानून शहादत के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स कानून में दी गई हैं। और दूसरा ये कि जहाँ पे एविडेंस शायद मौजूद भी हो और नैब कम अज़ कम क्लेम करती है कि हमारे पास सिक्का बंद केस है, तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि नैब का वो विंग जो अदालत में जाके दलाइल दे के किसी जज को कायल करेगा कि वाकई नैब के पास शवाहिद मौजूद हैं, वो प्रोसिक्यूशन का जो अमल है वो नैब का काफ़ी वीक नज़र आया। और उसके मुकाबले में जो सियासतदान हैं, जिनके बड़े अच्छे और मौसर वकला हजरात होते हैं, जब दोनों के दलाइल अदालत के सामने रखे जाते हैं तो बार बार नैब के दलाइल थोड़े से कम पड़ रहे हैं। और इन दोनों चीज़ों के ऊपर नैब को थोड़ी सी सीरियसली रिकंसिडर करना पड़ेगा और कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ थे लाहौर से। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस महीने में आज दूसरी बार ISI हेडक्वार्टर गए। एक महीने के दौरान ये दूसरा दौरा था उनका ISI हेडक्वार्टर में। ये मौका था बहुत अहम। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हालिया दिनों में कायम की गई, ये इसका पहला इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी और दूसरे उमूर के लिए हसास इदारों के दरमियान, यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के दरमियान मालूमात के तबादले की सिफारिशात पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म को पेश की थी। पिछले साल नवंबर में वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी दी थी। इस साल 22 जनवरी को हुकूमत ने इस कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी किया। पाकिस्तान में तवील अरसे से इस किस्म के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के दरमियान मालूमात के इश्तराक और राब्तों का एक मजबूत फोरम बनाने की बात की जाती थी। इससे कबल नेक्टा के तहत तमाम हसास इदारों को मालूमात के तबादले का इनके मालूमात को और इसके तबादले को मुनज़्ज़म किया गया था। नेक्टा का फोरम बनाया गया था इसके लिए, लेकिन मुबैना तौर पे इस इदारे से कोई बेहतर नताइज बरामद नहीं हुए। नेक्टा का कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ सका। अब नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तमाम हसास इदारों की नुमाइंदगी होगी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में, और ISI के डायरेक्टर जनरल इस कमेटी के सरबराह होंगे। ये नया फोरम, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर पुलिस ऑफिसर जनाब शुएब सडल, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं सिंध पुलिस के, और आप डायरेक्टर भी रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये एक बार फिर ये बात हुई है कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के लिए अब एक नया फोरम बना दिया गया है, नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये काविशें इससे पहले कई बार हो चुकी हैं डॉक्टर साहब। जी कामरान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये काविशें बहुत दफ़ा हुई हैं, और अभी ये जो लेटेस्ट काविश है इसका भी रिज़ल्ट्स जो हैं इनको देखेंगे कि कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वर्किंग में वो ये है कि कोई भी एजेंसी अपने ऑपरेशंस और अपनी इंफॉर्मेशन उसको शेयर करने को तैयार नहीं है। कुछ तो हमारा एक कल्चरल भी इश्यूज़ हैं, और हम चाहते हैं कि हम जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट खुद बात बताएं ताकि हमारा जो क्रेडिट है वो हमें मिले। तो अब ये जो अरेंजमेंट की गई है कि भाई सारी बाकी एजेंसीज़ जो हैं वो अंडर ISI चीफ काम करें, तो आई थिंक वी हैव येट टू वेट एंड सी कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आते हैं। क्या डॉक्टर साहब कहीं ये इसका मॉडल मौजूद है दुनिया में? क्योंकि तसव्वुर तो यही किया जा सकता है, मिसाल के तौर पे US है तो FBI वो अपनी रिपोर्टिंग करती है, CIA अपनी करती है, DIA अपनी करती है, और फिर जितनी भी अनगिनत इंटेलिजेंस एजेंसी, मिसाल के तौर पे अमेरिका में ऐसा होता है, बरतानिया में ऐसा होता है, या कि कहीं मॉडल मौजूद है जहाँ पर के ये मालूमात का तबादला जो है वो मुनज़्ज़म किया जाए और इश्तराक हो, और फिर उसकी एक नेशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट हो?
वेल जो हमारे यहाँ एक कामयाब मॉडल था ना किसी हद तक, वो भुट्टो साहब ने अपने वक्त सेटअप किया था इस तरह से कि एक सेल जो है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सेल उसको कहते थे, वो विद इन दी पीएम सेक्रेटेरिएट काम करता था और तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन उस सेल में कोलेट होती थी और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर दिया जाता था जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी। और उस वक्त एक बड़े सीनियर आईजी थे राव रशीद साहब, हु लेटर जॉइंड दी पीपल पार्टी आल्सो, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो प्रोफेशनली ही वाज अ वेरी साउंड ऑफिसर। तो उनके नीचे एक सेल था जिसमें डीआईजी और एसपी रैंक के लोग थे और इवन मिलिट्री साइड से भी कुछ अफसर उधर बैठते थे। तो दैट वाज वन मॉडल। हमारे यहाँ कोई इस तरह का मॉडल जो है, ये जो अब इन्होंने बनाया है, ये पहले नहीं रहा कभी, ये पहला एक्सपेरिमेंट है और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं इनको देखना होगा क्योंकि जो आपने अमेरिका की बात की, देखें अमेरिका में FBI, CIA सारे इनकी मौजूदगी में भी 9/11 हुआ और 9/11 कमीशन की फिर जो रिपोर्ट आई वो बेसिकली ये थी कि पुअर कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती थी बट इट कुड नॉट बी कोऑर्डिनेटेड। तो लिहाजा उन्होंने फिर ये आपको पता है होमलैंड सिक्योरिटी एक सेपरेट सेटअप लाए और होमलैंड सिक्योरिटी में अब ये और सारी चीज़ें जो हैं बहरहाल वो- अब हमें देखना ये है, जैसे आपने फरमाया कि ये अभी तो जाहिर है कि इस पुडिंग का टेस्ट अभी हमें देखना है कि क्या निकलता है, इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल ऐसा होता है कि जिस वक्त ये नेशनल हमारी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास हुआ, उससे थोड़ी देर पहले ही लाहौर में ये एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो गया और जिसको इंडियन मीडिया ने कहा कि हमने हाफिज़ सईद के घर के इलाके को हमने टारगेट किया है। गोया कि चैलेंज जो है दहशतगर्दी का वो हमारे लिए मौजूद है और हमें अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कोलेट करके कम से कम जो टेररिज्म के हवाले से जो है वो एक यूनाइटेड फ्रंट देना है। एब्सोल्युटली। और ये देखें ना, ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर या कुछ और मिनिस्टर्स भी इस कमेटी में इस वक्त बैठ रहे हैं, अल्टीमेटली तो इनमें से किसी को भी नहीं होना। सिर्फ जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो बैठेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अल्लाह करे कि वो वाकई इस फोरम पे शेयर करना मतलब एक रूटीन बना। लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपका तजुर्बा, और ये तो एक हाई फ्लाइंग एक सिंबॉलिक मीटिंग हो गई, इसके लिए तो एक ऑपरेशनल नेटवर्क की और हेडक्वार्टर्स की ज़रूरत है जहाँ पे बड़े ऑपरेशनल अंदाज के तहत जो है वो मालूमात का तबादला हो और फिर उसकी एग्जीक्यूशन हो और उसके फॉलोअप्स हो। वो तो एक बड़ा प्रोफेशनल, बहुत हार्ड प्रोफेशनल, बिल्कुल एक बहुत ही हार्डन किस्म के जो सीनियर ऑफिसर्स हो ऑपरेशनल लेवल के, उनको इसमें हिस्सा लेना होगा, जो बाकायदा तबादले का कोई निज़ाम अगर बने तो। हाँ एब्सोल्युटली। और जब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कोलेट हो जाए, एनालाइज हो जाए, तो फिर उसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो प्राइम मिनिस्टर को पहुँचाई जानी चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ प्राइम मिनिस्टर अगर उसमें एक दफ़ा बैठ आएँ साल में एक दफ़ा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ ए डिफरेंस, सिवाय इसके कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि एक सिंबॉलिक बात ज़रूर है। बट व्हाट वी नीड इज़ रियल institutional restructuring of our intelligence coordination setup। जैसे आज की आपने एग्जांपल दे दी है कि जो इंसिडेंट हुआ, तो अगर इसको हम ज़्यादा बारीकी में जाएंगे तो किसी न किसी पुलिस स्टेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी, और चाहे उसको इग्नोर किया गया होगा और चाहे पास ऑन की गई होगी, तो किसी ने उस पर एक्ट नहीं किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सडल हमारे साथ मौजूद थे, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, साबिक सरबराह IB।
खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में वो तबाही के मनाजिर जो कि मस्मार इमारतें, मस्मार घर, मस्मार अम्यूज़मेंट पार्क नज़र पेश कर रहे हैं। यकीनन एक बहुत ही तकलीफ़ देह समा है पूरे शहर के अंदर, और कराची का ये जो बिज़नेस कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ लोग बहुत ही तकलीफ़ के अंदर हैं और बार बार वो दुहाई दे रहे हैं कि काश सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी बात भी सुन लेती, हमारे दस्तावेज़ात देख लेती। मगर बहरहाल हुक्म है अदालत उज़्मा का, मगर इससे जो कैफियत पैदा हुई है वो हम दिखाएंगे आपको छोटे से वक्त के बाद। कराची मुल्क भर के लोगों के लिए रिहाइश और रोज़गार का मस्कन समझा जाता है। आजकल यहाँ शहरियों को रिहाइश और रोज़ी रोटी की फिक्र ने घेर रखा है। अरबों रुपयों के असासे मस्मार हो रहे हैं। रोशनियों का शहर मलबों का ढेर बनता नजर आ रहा है और चंद घंटों का नोटिस मिलता है। हैवी मशीनरी 50-50 साल पुरानी लीज शुदा तामीरात को उखाड़ फेंकती हैं। पिछले हफ्ते से अलादीन पार्क से मुत्तसिल 450 दुकानें और पेविलियन एंड क्लब मलबे का ढेर बन चुका है। अलादीन पार्क को भी मस्मार कर दिया गया है। कसीरुल मंजिला इमारत लसला टावर को ज़मी बोस करने का हुक्म है और किडनी हिल पार्क से मुल्हिक मस्जिद समेत मुतादिद मकानों को मुनहदम कर दिया गया है। औरंगी नाला और गुंजर नाले के अतराफ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में 50-50 साल पुराने लीज शुदा मकानों को मस्मार किया जा रहा है। कराची में ये तबाही के मनाजिर उस वक्त हम देख रहे हैं जबकि नज़ाइर मौजूद है, तारीख़ मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद में न सिर्फ ये कि बनी गाला जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश गाह है, खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून 117 फार्म हाउसेस, खिलाफ ज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर VIP शख्सियात के ग्रैंड हेड अपार्टमेंट्स की रेगुलराइजेशन हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत हुई। इस्लामाबाद में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की रेगुलराइजेशन के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के हल निकालना होगा, लेकिन कराची में मुतासरीन रो रो कर फरियाद कर रहे हैं कि काश सुप्रीम कोर्ट हमारी इल्तिजा सुनती, हमारे वकला के दलाइल सुनती, हमारे दस्तावेज़ात देखती। बाद यूँ नज़र में लग रहा है कि तामीरात गिराने का फैसला और इन्हदाम की कार्रवाई पर बरवक्त और हम आहंगी के साथ अमल दरामद हुआ। जैसे ही अदालती हुक्म आया वैसे ही तैयार खड़ी मशीनरी ने बड़ी फुर्ती से अलादीन पार्क से मुत्तसिल 450 दुकानों और पेविलियन एंड क्लब को नेस्तो नाबूद कर दिया। अलादीन पार्क को भी बिल्कुल मस्मार कर दिया। वहाँ पर मौजूद गरीब दुकानदारों को अपना माल निकालने की मोहलत तक नहीं मिली। सामान समेत दुकानें कुचल दी गईं। अलादीन पार्क में मौजूद इस मार्केट में जिसमें कि 450 दुकानें थी, ये बहुत ही गरीब और बहुत ही मुतवस्सित किस्म के लोगों की दुकानें थी। वो अपना कारोबार चलाता था, कोई चूड़ियाँ बेच रहा था, कोई गिफ्ट आइटम्स बेचता था, कहीं खिलौनों की छोटी छोटी दुकानें थी, कहीं ये अम्यूज़मेंट पार्क था जहाँ पे 200 रुपये के एवज़ पूरे दिन की तफरीह फराम की जाती थी। और यकीनन ये कराची के लिए सबसे मुतवस्सित तबके के लिए एक अम्यूज़मेंट पार्क था जो यहाँ था। इन दुकानों के लिए जो मस्मार की गई 25 साल पहले बाकायदा इश्तहारात अखबारात में जारी हुए थे। सिंध हुकूमत KDA और KMC ने मंजूरी दी थी। दुकानदार कह रहे हैं कि उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, लीज़ के कागजात थे, यानी कि ये लीज्ड प्रॉपर्टी थी। दिलचस्प बात है कि नस्ला टावर और उस जैसी हज़ारों तामीरात की मंजूरी देने वाले मंजूर कादिर काका और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बदनाम तरीन करप्ट माफिया को बज़ाहिर इस पूरे एक्शन में कोई सज़ा नहीं मिली, बल्कि बज़ाहिर माफ़ी मिल गई। ना किसी को जेल भेजा गया, ना किसी को बरतरफ किया गया और ना ही कोई फ़ाइल जिसके ज़रिए ये इजाज़त दी गई थी या ये प्लान्स अप्रूव किए गए थे उनके ज़िम्मेदारों को किसी सज़ा को किसी सूरत से भी वो सज़ावार करार पाए। फिलवक्त शादाबाद नस्ला टावर की किस्मत में तबाही लिखी जा चुकी है। नस्ला टावर में फ्लैट्स खरीदने वालों की नींदें हराम हो गई हैं। बिलाशुबा कराची में ये जो एक्शन हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है, लेकिन मुतबादिल इंतज़ाम न होने पर औरंगी और गुजर नाले के अतराफ कायम 6500 मकानात और सैकड़ों दुकानों का इन्हदाम तय है। ताज्जुब तो ये भी है कि ये उस हुकूमत के दौर में हो रहा है जिसने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इमरान खान मुसलसल कहते रहे हैं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में अमीर के लिए इंसाफ कुछ और है, गरीब के लिए इंसाफ कुछ और है। हमें इल्म है वो कराची 9 महीने से तशरीफ़ ना लाए, लेकिन अगर वो कराची तशरीफ़ लाएँ तो वो अपनी नज़रों से देखें कि इस्लामाबाद में अमीर के साथ इंसाफ क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में रहने वाले पाकिस्तान के VVIPs के साथ उनको क्या इंसाफ मिला,
इस्लामाबाद के फार्म हाउसेज में रहने वालों को क्या इंसाफ मिला? उनकी जो गैर कानूनी बेज़ाब्तगी की मिसालें जो थी, जो फार्म हाउसेज की शक्ल में थी, उनको कैसे रेगुलराइज किया गया और ख़ुद उनका बनी गाला किस तरह से रेगुलराइज किया गया और कराची में किस तरीके से गरीबों के असासों को मसमार कर दिया गया और हज़ारों दसियों हज़ारों लोगों को जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं। मगर अब PTI की वफाकी हुकूमत खामोश है, इमरान खान खामोश हैं। तामीरात की लीज देने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने भी मुजरिमाना चुप साध ली है। हालांकि ये तमाम तामीरात, ये तमाम मकानात, दुकान, अपार्टमेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हुकूमत सिंध की बाकायदा मंजूरी से, बाकायदा उसके महकमों से इजाज़त के साथ हुई है और अक्सर जो है वो लीज शुदा प्रॉपर्टीज़ हैं। बेचारे मुतासरीन हर जानिब शिकवे, शिकायत, फरियादें और इल्तिजाएं कर रहे हैं, मगर सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। मज़ीद आपको इसकी स्पेसिफिक मालूमात देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इनामुल्लाह अब्दुल्ला, जवाब साल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं अलादीन पार्क के, जो कि एक बहुत बड़ा विक्टिम बना है। ये अलादीन पार्क के कराची के लाखों लोगों के लिए हर हफ्ते सस्ती तरीन तफरी का एक बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट के पार्क की हैसियत से बहुत बड़ा एक ज़रिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनाम साहब बताइएगा क्या क्या हुआ आपके साथ और आपकी प्रॉपर्टी की जो लीगल स्टेटस थी वो कितना स्ट्रॉन्ग था और क्या वहाँ पे गुजरी क्या है आप लोगों के साथ? कामरान भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुश्किल वक्त में टाइम दिया जब हमारी कोई नहीं सुन रहा। मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाहूँगा कि 1995 में 25 साल के लिए हमें अलादीन पार्क चलाने के लिए जगह मिली थी ये वाली। उसके बाद इसका TOR बना, इसकी लीज़ बनी, इसकी सब लीज़ हुई, इसका सेटलमेंट एग्रीमेंट 2014 में हुआ। तो उसके बाद फिर ये 4 दफ़ा हमारी कंपनी हाई कोर्ट में भी गई, वहाँ से हमने सिंध हाई कोर्ट ने डिक्री भी किया इसको। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ इस मुल्क में कारोबार करने का जो है लीगल क्राइटेरिया क्या है। सारे दस्तावेज़ात मैं आज साथ लेकर आया हूँ। मुझे ये नहीं पता चला आज तक कि हमें इलीगल बोला क्यों गया। हमें एक मौका भी नहीं दिया हेयरिंग का, हमें चांस भी नहीं दिया गया। 16,000 इसके घर इफेक्टीज़ हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये इनका जो माशी हाल है, इनका फाइनेंशियल हाल है, ये इतना बुरा है कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम अपनी जान ले लेंगे। मुझे आप बात बताएं कामरान भाई, हमने क्या गलती की है कि हमने कराची वालों के लिए सर्विस दे के, इतनी सस्ती तफरी दे के क्या गलती की है? अलादीन पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है और 200 रुपये में 40 राइडें जो वर्ल्ड क्लास राइडें हैं ये मिलती थी गरीबों को। दिस वाज द ओनली लोअर मिडिल क्लास पार्क ऑफ पाकिस्तान विच वाज एन आइकॉन ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात है कि अगर मैं आपको ना क्लब का बताऊं तो क्लब जो है वो 50 रुपये में पर डे सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारे मेंबर को पर डे देता था। अभी मिडिल क्लास क्लब का ऑल्टरनेट क्या है? 50 रुपये पर फैमिली मेंबर पर डे। अब क्या ये मतलब तो ये क्या 16,000 मेंबरान है, ये क्या हुआ कि ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ये कंप्लीट डेमोलिशन हो गई है इसकी? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया भी नहीं था और सारी गवर्नमेंट की मशीनरी पहुंच गई और उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हम उनको ये बोलते रहे कि भाई ऑर्डर दिखा दो, ऑर्डर दिखा दो। हमें ऑर्डर भी बहुत टाइम बाद, जब ऑर्डर आ गया 2 घंटे बाद, उसके बाद दिखाया गया। तोड़ फोड़ का काम उससे पहले शुरू हो गया था। मेरे समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क में लीगल अपने आप को हम कैसे करार दें। सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी, KBCA, KMC, सारे NOC लेने के बाद भी, और कौन से डिपार्टमेंट को और कौन से इदारे के पास हमें जाना पड़ेगा कि आप हमें लीगल स्टैम्प दें कि हम कारोबार कर सकते हैं। मेरे अलावा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी, उन सब के कॉन्फिडेंस शेक हो गए हैं। वो सब बोल रहे हैं इसी अलादीन पार्क की विसिनिटी के अंदर जहाँ पे आपका अम्यूजमेंट पार्क था, ये क्लब था, ये डिमोलिश हो गया है। ये 450 दुकानें भी थी, ये छोटी छोटी दुकानें। इनका अहवाल बताएं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन की क्या बात है? इनकी भी नहीं सुनी गई क्या? और कारण भाई, आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप KMC की ऑक्शन की भी सब लीजें चेक कर लें। KMC ने 180 दुकानें खुद ऑक्शन की और 180 सब लीजेस मौजूद हैं। ये मतलब ये जो बात हो रही है 450 दुकानें, 180 रजिस्टर्ड सब लीजेस हैं जो कि KMC ने ऑक्शन की। मुझे तो हैरत ये है कि हमारी एक नहीं सुनी गई। हमें अगर सिर्फ 5 मिनट का अगर मौका मिल जाए, हम अपना केस बयान कर सकें, तो मुझे अल्लाह की मतलब की ज़ात से यकीन है कि क्या आपके जो लॉयर्स थे उन्होंने अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा, आर्ग्यू नहीं किया? जो आपकी जो अब ये तमाम बातें बता रहे हैं, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई वो डॉक्यूमेंट्स और फिर मुस्तरद हुआ है? क्या हुआ था? और कारण भाई, मैं तो बताऊं कि हमारा जब पहली बार जो हुआ, ये ऑर्डर हुआ, वो तो हमारा केस ही नहीं था। कोई और एक KDA क्लब का केस था। तो उसमें जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि जी अलादीन पार्क भी सर इलीगल है।
तो उसी बात पे जो है वो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि मतलब कि जाओ 2 दिन में इसको तोड़ कर आ जाओ। मेरी सर सिर्फ अपील चीफ जस्टिस साहब से ये है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से ये है सर, हमें प्लीज़ आप 10 मिनट का सुनने का मौका दें। 16,000 घर इससे मुतासर हैं, वो लोग बहुत बुरी हालत में सड़कों पे आ गए हैं, उनके पास अगले महीने खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा, वो सारे सड़कों पे आ गए हैं। सर प्लीज़ इस पर 10 मिनट का अगर मौका देंगे आप हमें हेयर करने का, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि सर कि आप इस पर कोई बेहतर फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया इनाम अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही अलमनाक कहानी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसकी पहचान ज़राअत थी। पाकिस्तान से अजनास एक्सपोर्ट होती थी, वाफिर मकदार में गंदम चीनी एक्सपोर्ट होती थी, और फिर हम एक बहुत बड़ी तादाद में अरबों डॉलर की कॉटन एक्सपोर्ट करते थे। अब हम नेट इम्पोर्टर बन गए हैं। क्या हुआ हमारी ज़राअत के साथ? कौन खा गया इन फसलों को? क्या हमारी मिसमैनेजमेंट, हमारी गवर्नेंस, या ये कि किसी की नज़र लग गई? इसकी बात करते हैं छोटे से वाक़े। पाकिस्तान की पहचान हमेशा एक ज़रई क़ुव्वत रही है। मुल्क का 28% रकबा ज़रई अराज़ी पर मुश्तमिल है। 40% आबादी काश्तकारी से वाबस्ता है। 5 दरियाओं और 4 मौसमों वाला ये मुल्क कभी गंदम, चीनी और दीगर अजनास एक्सपोर्ट्स करता था, मगर अफसोस कि अब हम अरबों डॉलर्स की गंदम चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम इस हालत में भी पहुँच गए हैं कि हम अब अपने लिए कपास भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुल्क के मजमूई एक्सपोर्ट में 60% हिस्से डालने वाली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी धागे और कपड़े की तैयारी के लिए कपास बाहर से मंगवानी पड़ रही है। पिछले साल 88 करोड़ डॉलर्स की कॉटन हमने इंपोर्ट की। इस साल कॉटन का इंपोर्ट बिल 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस साल ज़रई शोबे की ग्रोथ में 2.7% इजाफे की खबरें हैं, लेकिन माली साल के 11 महीनों में पाकिस्तान ने पिछले साल से 53% ज़ायद अशियाए खुर्दनोश इम्पोर्ट की। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई से मई तक 7.5 अरब डॉलर्स की फूड इम्पोर्ट्स हमने की हैं। 382 अरब रुपए का पॉम ऑयल, 158 अरब रुपए की गंदम, 99 अरब रुपए की दालें, 86 अरब रुपए की चाय, 32 अरब रुपए के हमने मसाला जात और तकरीबन 21 अरब रुपए की चीनी भी हमने दरामद की। यही वजह है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पाकिस्तान में ज़रई अजनास की बेतहाशा इम्पोर्ट्स पर शदीद तशवीश में है। अपनी बजट के बाद तकरीर में उन्होंने ज़रई चैलेंज से निपटने का रोड मैप पेश किया। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पहली चीज जो हम करेंगे वो करेंगे एग्रीकल्चर। हम फूड डेफिसिट कंट्री बन चुके हैं। हम मेन चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि किसी जमाने में हम नहीं करते थे, और कई चीजें एक्सपोर्ट करते थे। वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। प्राइस एक्सप्लॉयटेशन जो है मिडिल मैन बहुत कर रहा है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव नालायकी है। एक्सप्लॉयट हो रहा है हमारा जो फार्मर है, जो रिटेल का कस्टमर है, वो भी एक्सप्लॉयट हो रहा है। उसका तो कोई कसूर नहीं है ना कि दरमियान वाला 400%, 500% खा रहा है। तो उस सारी चीज को करने के लिए हमें ये कमोडिटी वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह वो लाने पड़ेंगे, और ये सिस्टम एक बनाना पड़ेगा जिसके बीच में ये फार्मर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। वो जाके वही चीजें कमोडिटी वेयर हाउस में दे दे। दूसरा, हमारा जो फार्मर है उसको अनेबल करें कि वो अपनी जो प्रोड्यूस है वो इन लोगों को ना बेचे, वो सीधा होलसेल मार्केट में जाए। इसका मतलब होलसेल मार्केट्स हमें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के बीच में हमने 3, 4, 5 कमोडिटीज जो कि डे टू डे यूज की हैं, चीनी का, आटे का, ये घी का, ये प्याज, दालें, इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट कर देने, और जिस मार्केट बीच में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वहां जाके फ्लड कर देंगे। हमारे पास होंगे तो वहां फिर उसको उस रेट पे बेचना पड़ेगा जिस रेट पे हम बेच रहे होंगे। बार बार शब्बर जैदी भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़रई अजनास के हवाले से सबसे भयानक रोल आड़ती का या मिडिल मैन का है, जो कि कीमतों में इजाफे का सबसे बड़ा जरिया है, और पाकिस्तान में काला धन भी इसी रास्ते से सफ़ेद धन बनता है। जो ज़राअत में मिडिल मैन है, जो ग्रोअर है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, और कंज्यूमर को टाइम ऑफ द प्राइस देनी पड़ रही है। दरमियान में 10% जो 200% मार्जिन है वो एक आड़ती का है, और वो आड़ती इतना पावरफुल है कि वो जिस कमोडिटी की आप कहें वो कीमत बढ़ाता है और कीमत कम करता है। मैंने एक आड़तियों से मीटिंग की, मेरे सामने सारे आड़ती आए। मैंने आड़तियों को कहा, उन्होंने कहा शाहजी ताड़े बजदा कल लोग नहीं है। इसीलिए कभी भी
एग्रीकल्चर के अंदर आप सोचे भी नहीं कि आप कभी टैक्स के अंदर घुस सकेंगे, जब तक आप उस फाइनेंशियल सेटअप को नहीं तोड़ते। पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राअत के जदीद साइंसी तरीक़ों का भी एक फुक़दान है और तशवीशनाक बात यह भी है कि पिछले साल कपास की फसल में 30% कमी आई थी, इस साल कपास की फसल में 34% कमी आई है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2010 से 2018 तक पाकिस्तान में कॉटन की औसतन 13 मिलियन बेल्स की पैदावार होती थी, जो इस साल कम होकर 5.5 मिलियन बेल्स रह गई है, यानी कि 1/3 तकरीबन ये कम हो गई है। और पिछले 30 साल के दौरान कपास की कम तरीन ये पैदावार है और ये एक क्राइसिस है, बहरान है कपास की पैदावार के हवाले से जो हम देख रहे हैं। इस बहरानी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब इंशान अली खान जी, जो कि माहिर हैं, तजर्बेकार माहिर हैं, ज़रई उमूर के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खान जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये जो जिस तबाही से हम दो चार हैं, मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले कपास की बात करते हैं, हम 13 मिलियन बेल्स करते थे, हम 5.5 बिलियन बेल पे आ गए, तकरीबन 1/3 हमारी रह गई है ये प्रोड्यूस। तो इस तबाही की जिम्मेदारियां जो है कहाँ कहाँ पर हैं? थैंक यू कामरान साहब। देखें, ये कॉटन बिल्कुल हमारे जो इशू है कॉटन में, सीड से लेके फार्मर फाइनेंसिंग, जो भी आपने शब्बर ज़ैदी की बात भी सुनवाई, फाइनेंसिंग नहीं है, एक सेंसिटिव क्रॉप है जिस पे सीड जो है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं है, हीट रेजिस्टेंट नहीं है, पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, ये इश्यूज़ की वजह से, और फिर प्राइस नहीं फार्मर को मिलती। देखिए, जब वो कोई भी एक प्रोडक्शन करता है, 6 महीने मेहनत करता है, 6 महीने इंतज़ार करता है और फिर उसके बाद उसको प्राइस नहीं मिलेगी, तो वो क्रॉप क्यों लगाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो आप काफ़ी दफ़ा कवर कर चुके हैं, पूरे सदर्न पंजाब में जहाँ पे जो कॉटन ग्रोइंग हमारा बेल्ट होता था, अब वहाँ पे कंपीटिंग क्रॉप है शुगर केन। और शुगर केन में आप देखें तो हमारी यील्ड कोई पिछले 4 साल में 12% इंक्रीज़ हो गई है। वो इसलिए इंक्रीज़ हुई है क्योंकि शुगर मिल्स शुगर केन ग्रोअर्स को इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छे इनपुट्स, जिसकी वजह से यील्ड बढ़ती गई है। कॉटन में इस तरह की कोई फैसिलिटी कहीं से भी नहीं है, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से है, ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। लेकिन क्या तो था काजी साहब, ये बताइए कि अगर हम आज से 5 साल पहले 13 मिलियन बेल्स कर रहे थे, तो वो क्या कैफियत थी? यही पाकिस्तान था ना, हो रहा था अब से 5 साल पहले तक। जी बिल्कुल हो रहा था, लेकिन वो 5 साल में जिस तरह से शुगर केन ने कम्पीट किया है, शुगर मिल्स ने जिस तरह सपोर्ट किया है शुगर केन के फार्मर्स को इनपुट्स के लिए, उस तरह से कोई सपोर्ट कॉटन के फार्मर्स को मिली नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपके पास है शुगर केन की, आपके पास कॉटन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। तो ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ना आपका प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, तो फिर तो अब अगर इट्स लेफ्ट कम्प्लीटली ऑन इट्स ओन तो यही हाल होना है हमारा। तो ये हो गया, मगर गंदम की सपोर्ट प्राइस तो हमने बढ़ाई, हमने तो गंदम की सपोर्ट प्राइस बहुत दी। फिर आप कह रहे हैं कि गन्ने के जो पैदावार है उसमें इजाफा हुआ, उसमें इंसेंटिव दिए गए, उसमें सब दिए गया, लेकिन हम तो चीनी भी पूरी नहीं कर पा रहे, हम तो गंदम भी पूरा नहीं कर पा रहे, हमें तो वो भी अब अरबों डॉलर का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये देखें, आप कैसे पूरा कर पाएंगे? आपका ग्रोथ रेट कोई 1.8-2.2% है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। आपकी जो वीट की गंदम की प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट पिछले 4 साल का 1.4% पर एनम है। तो जब आपके पास डिमांड बढ़ती जा रही है और लीकेजेस बढ़ते जा रहे हैं और आपकी जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है, तो फिर तो यही होना है। वीट का क्लासिक एग्जाम्पल है कामरान साहब, मैं आपको बताता हूँ। देखें, वीट में जब प्राइस इंसेंटिव दिया गया, 1800 रुपये फी मन की कीमत दी गई, तो आपने देखा कि ये प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन क्यों बढ़ी? क्योंकि 3 लाख हेक्टेयर के करीब जो है वो कल्टिवेटेड एरिया बढ़ गया। जब ये कल्टिवेटेड एरिया बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ी, यील्ड अभी भी नहीं बढ़ी है उसकी गंदम की हमारी। तो ये प्राइस इंसेंटिव गवर्नमेंट के देने का काम है, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं दिया है अब तक दूसरे क्रॉप्स पे। जब वीट पे दिया है तो आप अभी जो जिस चीज़ को भी फोकस कर रहे हैं वो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो मैनेजेरियल इश्यूज़ हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। इसी पर हेक्टर जो यील्ड्स हैं, चाहे वो इंडियन पंजाब हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो हमसे कई गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मसला वहाँ नहीं है कि जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर जो तरीक़ाकार है, जो इसमें अब जितनी तहकीक हुई है, जितनी इसमें रिसर्च के ज़रिए लोगों ने सीड्स को, सॉइल को, वाटर को
जिस तरीके से उसको हार्डनेस किया है, हमारा मसला वहाँ नहीं है? आप समझते हैं कि हमारा मसला एडमिनिस्ट्रेटिव है? नहीं, हमारा मसला देखें पूरे इकोसिस्टम का है कामरान साहब। पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम पे अब तक 20-25 साल से या ज़्यादा किसी ने फोकस नहीं किया है। वो आपको पूरा इकोसिस्टम है, आप अच्छे सीड्स ले आए तो आप देखेंगे कि जैसे मेज़ में हमारी 31% यील्ड बढ़ गई है पिछले 4 सालों में। तो मेज़ में क्यों यील्ड बढ़ी है? हमारी एरिया नहीं बढ़ा है प्रोडक्शन का, यील्ड बढ़ गई है, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन बढ़ गई है मेज़ की। वो इसलिए मेज़ की प्रोडक्शन यील्ड बढ़ी है क्योंकि उसमें सीड बेहतर आ गया। अब जब आप सीड लाएंगे, बेहतर फर्टिलाइजर लगाएगा फार्मर, वो सही पेस्टिसाइड क्वालिटी का लगाएगा, तब जाके उसकी यील्ड बढ़ेगी। और ये बड़े आराम से बढ़ सकती है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि प्रोग्रेसिव फार्मर उसी क्लाइमेटिक कंडीशन से, उसी ज़मीन से कोई 40-50% ज़्यादा यील्ड लेता है बनिस्बत के छोटा किसान हमारा। अब छोटे किसान की यील्ड आपको क्यों बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि छोटे किसान के पास 50% फार्म लैंड है और छोटा किसान, मैं एक आर्बिट्रेरी आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ 12.5 एकड़ का, अगर 25 एकड़ का ले लें तो ये 60% के ऊपर चले जाता है फार्म लैंड। तो अगर 60% एरिया पे जो प्रोडक्शन एरिया है आपकी यील्ड 40-50% कम है फ्रॉम द प्रोग्रेसिव फार्मर, तो आप किस तरह से एग्री जीडीपी बढ़ाएंगे? और वो क्यों कम है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ इनपुट्स और जो मिक्स है इनपुट्स का, वो सही इनपुट्स वो लगाता नहीं है। अब आप सवाल करें वो क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि उसके पास फाइनेंसिंग नहीं है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि वो है एग्री क्रेडिट। मैंने जब आपकी जो आपका ये एक्सपर्ट ओपिनियन है या जो आपका एनालिसिस है, इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि असल में जो हमारी फार्म लैंड है वो 60% उन लोगों के पास है जो इल इक्विप्ड हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, शायद वो लेटेस्ट रिसर्च से भी हम आहंग नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा सीड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा फर्टिलाइज़र। तो 60% लोग जो हैं वो बेचारे बेयार व मददगार हैं, मगर उनके पास 60% ज़मीन है और वो उसके ज़िम्मेदार हैं। उनको छतरी देनी है, उनको सहारा देना है, उनको सहारा देना है। और उनसे अगर उनकी यील्ड बढ़ेगी, आप सोचिए अगर 50-60% फार्म लैंड पे आपकी यील्ड 20% बढ़ जाएगी तो आपका एग्रीकल्चर जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तभी इसके पास फाइनेंसिंग नहीं है, तब तो वो आड़ती के पास जाता है। देखिए आड़ती को सब कहते हैं कि बड़ा वो सही नहीं है, लेकिन मुझे बताएं कि आज अगर आड़ती ना होगा तो कौन उसको इनपुट्स देगा? कोई भी नहीं है, तो वो तो इनपुट्स ले ही नहीं सकता। आड़ती कम से कम आज उसको इनपुट्स कुछ तो दे देता है। जब उसके पास सही फाइनेंसिंग होगी तो वो जाके मंडी से सही क्वालिटी भी और सही मिक्स भी इनपुट्स के लेगा। मैं ये 2 चीज़ें देखिए, एक तो ये इनपुट सही करना है, दूसरी बात प्राइस इंसेंटिव देना है। अगर किसी भी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट लानी है तो आपको प्राइस इंसेंटिव देना है, ताकि फार्मर को ये हो कि वो जितनी मेहनत करे छोटा फार्मर, वो उतना ज़्यादा कमाएगा। पाकिस्तान में 89% छोटा फार्मर है और ये हमारी रूरल पॉवर्टी से भी लिंक्ड है, ये हमारी जो लोअर फाइनेंशियल इंक्लूजन है उससे भी लिंक्ड है, फूड सिक्योरिटी से भी लिंक्ड है। तो ये एग्रीकल्चर सिर्फ एक फूड सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं देखना है, हमने एक ओवरऑल हमारे जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे देखना है। और मैं कामरान साहब आपको ये बता दूं कि हमारे पाकिस्तान के पास इतना बड़ा एडवांटेज है एग्रीकल्चर में जो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। दुनिया में ऑन एवरेज 20% लैंड इरिगेटेड होता है, 80% रेन फेड होता है। पाकिस्तान में उल्टा है, 80% इरिगेटेड है। हमें अपनी एग्रीकल्चर को सिर्फ रेन पे नहीं डिपेंडेंट हमारा है एग्रीकल्चर। दूसरी चीज़, हमारा लाइफ स्टॉक 60% है एग्रीकल्चर जीडीपी का, 23% ये मेजर क्रॉप्स है, 12% हमारे दूसरे हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। 60% लाइफ स्टॉक, दुनिया में इस तरह का रेशियो नहीं है, उल्टा रेशियो है, 30-40% लाइफ स्टॉक है, 60% क्रॉप्स है। लाइफ स्टॉक का क्या फ़ायदा है कि मीट बेस्ड, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ होती है, जैसे पर कैपिटा जीडीपी किसी भी मुल्क का इंक्रीज़ होता है। आप देखें चाइना सोयाबीन इंपोर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो फीड कर रहा है अपने एनिमल्स को, क्योंकि चाइना में इनकम बढ़ गई है पर कैपिटा, तो एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये हमारा एडवांटेज है और हमें इस एडवांटेज को फुली यूटिलाइज करना है अगर हम थोड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। सबसे पहले इनपुट स्टेज पे, और मैं ये आपको हमारे नंबर से एग्जांपल दे रहा हूं कि आप इनपुट्स बेहतर करें शुगर केन और मेज में तो यील्ड बढ़ जाती है। अगर इसी तरह ये ग्लोबल एग्जांपल भी है, चाइना ने जब रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू किया 1979 में, तो 1979 से 84 उसकी 7.1% पर एनम एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई।
वो इसलिए ग्रोथ हुई क्योंकि उसने इनपुट्स बेहतर किए अपने फार्मर्स के, उसने फार्मर को इंसेंटिव दिया कि वो जितनी मेहनत करेगा उसके मुताबिक वो इनकम कमाएगा, और तीसरी चीज़ उसने उसकी जो प्रोड्यूस थी उसकी प्राइस को ऊपर रखा। बहुत शुक्रिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें ये अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ निशान अली कांजी साहब ने। ये है हमारी लाइफ लाइन। हम जब तक अपनी ज़रात को नहीं खड़ा करेंगे, अपनी फसलों को, अपने किसान को भरपूर अंदाज में उसकी मदद नहीं करेंगे, पाकिस्तान की मजबूरी कौमी पैदावार में बहुत बड़ा इजाफा नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।